हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। कैसे हो, कैसी चल रही है स्टडी? तो कंटिन्यू रखते हैं। 11th साइंस बायो, चैप्टर नंबर 5 और वीडियो नंबर 8वां, या उसका 8वां जो पार्ट है वो चैप्टर नंबर 5। फ्लावर के बारे में पढ़ रहे थे, मॉर्फोलॉजी हमें पढ़नी थी। फ्लावर के बारे में बहुत सी चीज़ें हमने जानी थी, जैसे कि हमने बाह्य दल की जानकारी ली थी, दल की भी जानकारी ली थी, बाह्य दल। आज हम उससे आगे पुमंग और जायांग के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं। पुमंग और जायांग के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले इसको ले लेते हैं कि ये पुमंग कैसा होता है। तो पुमंग तो ग्रुप है ना। पुमंग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एंड्रोइशियम। और इसको गाइनोसियम। तो इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ए से, और बाह्य दल को के से, और इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो के, सी, ए और जी। अब हमें ए के बारे में पढ़ना है। पुमंग मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, यदि आपको याद है तो, पुंकेसर का समूह है। पुंकेसर का समूह ही क्या कहलाता है? पुमंग कहते हैं। तो पुंकेसर को अंग्रेजी में स्टेमिन कहते हैं ना। तो ग्रुप ऑफ स्टेमिन ये हो जाएगा आपका एंड्रोशियम। और स्ट्रक्चर हमने एक पुंकेसर की पढ़ी हुई थी, कुछ ऐसी सी स्ट्रक्चर होती है। अब देखते हैं कि ये किस प्रकार से अपने शरीर को धारण करता है। तो ए के आगे जैसे कि कई बार 4 लगा होता है, ए के आगे 6 लगा है, ए के आगे 10 ऐसे लगा है, ए के आगे 2 + 5 ऐसे लगा है। तो इनका मतलब क्या है? देखो, ए के आगे यदि 4 लगा है, इसका मतलब पुंकेसर कितने हैं? 4। ए के आगे 6 मतलब पुंकेसर 6। ए के आगे 10 मतलब पुंकेसर 10, और वो सब आपस में जुड़े हुए हैं, है ना। और ए के आगे 2 + 5, इसका मतलब 2 तो एक साइड में है और 5 एक साइड में है, तो इसको बोलेंगे 2 + 5। तो ये भी एक इनका चरण रहेगा। अब हम पढ़ते हैं पुंकेसरों का सहसंजन और आसंजन। तो केवल और केवल इस वीडियो में हम या पर्टिकुलर बात करें तो पहले पुंकेसरों के सहसंजन की बात करेंगे। तो नया टॉपिक आपका ये रहेगा, पुंकेसर का सहसंजन। एक होता है सहसंजन और एक नाम आएगा आसंजन, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। दोनों को समझ एक साथ लेते हैं। एक पुंकेसर यदि दूसरे पुंकेसर के साथ में रिलेशन बनाता है, उससे साथ जुड़ा हुआ है, एक पुंकेसर ये, एक पुंकेसर ये, दोनों पुंकेसर आपस में जुड़े हुए हैं, या एक पुंकेसर का पुंकेसर के साथ ही कैसा संबंध है, इसे तो कहते हैं सहसंजन, यानी अपनों का अपनों के साथ। आसंजन में क्या होगा? पुंकेसर जो है वो किसके चारों ओर हो सकता है? उसके अंदर क्या है? अंदर जायांग है, और बाहर क्या है? दल है ना। सबसे बाहर बाह्य दल, फिर अंदर दल, फिर पुमंग, फिर जायांग। तो 3 नंबर कंडीशन बाहर से देखें तो तीसरा नंबर आता है किसका? पुंकेसर का। तो पुंकेसर के अंदर तो जायांग है और पुंकेसर के बाहर दल है। तो पुंकेसर दल से भी जुड़ा हो सकता है और पुंकेसर जायांग से भी जुड़ा हो सकता है। तो पुंकेसर का अन्य पुष्पीय भागों के साथ में जुड़ा होना ये आसंजन है, और पुंकेसर का दूसरे पुंकेसर के साथ ही जुड़े रहना ये सहसंजन है। आई बात समझ में? तो कैसे आप इसको लिखना चाहेंगे समझने के लिए? पुंकेसर का दूसरे पुंकेसर के साथ जुड़े रहना, यही क्या कहलाता है? सहसंजन कहलाता है। ये कई प्रकार का हो सकता है। इसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं? कई प्रकार हैं। एक संगी पुंकेसर, दूसरा हो सकता है द्विसंगी पुंकेसर, तीसरा हो सकता है बहुसंगी पुंकेसर, और इस प्रकार से युक्ताकोशी भी कह सकते हो आप इसको। कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि एक संगी पुंकेसर की यदि हम बात करें
तो सारे के सारे पुंकेसर एक दूसरे से इस प्रकार से जुड़े होंगे, है ना। द्विसंगी में क्या होगा, पुंकेसर इस प्रकार से होंगे, आधे पुंकेसर एक साइड में और आधे एक साइड में। तो दो ग्रुप बना लिए इन्होंने, ये हो गया इनका द्विसंगी पुंकेसर। ठीक है, हाँ कोई एक संगी पुंकेसर हुआ, द्विसंगी, अरे 2 मिनट बाद में आना ना। द्विसंगी में इस प्रकार के दो ग्रुप बने नहीं, बहुसंगी में बहुत सारा ग्रुप बन जाएगा, 3-4 पुंकेसर एक जगह, फिर 3-4 एक जगह, फिर 3-4 एक जगह। तो ये बहुसंगी कह सकते हैं आप इसको। युक्ता कोशी के अंदर क्या है, उसके नीचे से तो वो फ्री रहेंगी इस प्रकार से, और पता नहीं इस प्रकार की कंडीशन हो जाएगी, ऐसे मूवमेंट कर देंगे वो, तो नीचे से तो सब अलग है लेकिन ऊपर से जुड़ जाएंगे, इसे युक्ता कोशी कहते हैं। और एक इसमें टाइप होता है समपुमंगी या सपुमंगी, इसमें नीचे से भी जुड़े रहेंगे ऐसे, यानी पराग जो वो वाला फिलामेंट वाला पोर्शन है पूतंतु, वो भी जुड़ा रहेगा और ऊपर से इसके पराग कोश भी जुड़े रहेंगे। इस प्रकार की कंडीशन आपको इसमें मिलेगी, एक संगी, द्विसंगी, बहुसंगी, युक्ताकोशी और संपुमंगी। तो इन तीनों में तो नीचे से फ्री रहता है, ऊपर से भी फ्री रहता है, लेकिन ग्रुप होता है 5-5, 6-6 का। यहाँ पर युक्त कोशी में ऊपर वाला जुड़ेगा, यहाँ पर पूरा ही जुड़ा रहेगा। तो इस प्रकार से पुंकेसरों का संयोजन, ये जो बहुत सारे पुंकेसर हैं ऐसे, सब ऐसे नहीं है, 3 पुंकेसर ऐसे एक साथ में जुड़ गए तो ये पुंकेसर का संघ बन गया। तो एक जितने हैं वो एक साथ जुड़े हुए एक संगी, 10 हैं तो 3 इधर हैं और 3 इधर, वो भी आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये द्विसंगी। 2 से ज़्यादा संघ में फिर बहुसंगी कह सकते हैं। एक कंडीशन ये भी है कि नीचे से फ्री रहते हैं कई बार और ऊपर से इस प्रकार से जुड़े होते हैं, तो ये तो हो गया युक्ताकोशी। और कई बार क्या होता है कि नीचे ऊपर पूरा ऐसे जुड़ा रहेगा, तो ये कहेगा सपुमंगी पुंकेसर। तो ये तो हो गया पुंकेसर का सहसंजन। अब हम बात करेंगे पुंकेसर के आसंजन की। पुंकेसर के आसंजन का क्या मतलब रहेगा, पुंकेसर का किसके साथ रिलेशन, पुंकेसर का अन्य भागों के साथ संबंध। तो किस किस के साथ हो सकता है, एक तो दल के साथ होगा तो आप उसे कहेंगे कि दल लग्न, दूसरा बाह्य दल और दल दोनों एक जैसे होंगे तो फिर आप कह सकते हैं कि परिदल लग्न, और तीसरी जो कंडीशन होगी वो जायांग के साथ में, तो पू जायांगी। दल लग्न में क्या होगा, पुंकेसर किसके साथ जुड़ा होगा, दल के साथ। परिदल लग्न में पुंकेसर किसके साथ होगा, परिदल, और इसमें पुंकेसर किसके साथ होगा, जायांग के साथ। तो देखो इसमें एक कंडीशन ये रहती है कि पुंकेसर जो भी हैं उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, दल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से करते हैं। तो ये हो गया सी, पहले के आता है फिर सी फिर ए और जी, बाह्य दल, दल, पुमंग और जायांग। अब देखिए ए हैं, जैसे कि मान लिया 10 पुंकेसर है तो हमने 10 लगा दिए। अब ये पुंकेसर दल ए के साथ में जुड़े हुए हैं, तब आपको ऊपर ऐसा निशान लगाना है, आ रही समझ में। और दूसरी कंडीशन में देखो के सी ए 10 परिदल लग्न है, तो फिर यहाँ पर परिदल लग्न में के और सी कभी नहीं होगा, तो उसके लिए मैं बना रहा हूँ पी बना रहा हूँ। के और सी नहीं होगा तभी पी होगा, याद रखना। के और सी लगा दिया तो फिर पी नहीं लगा सकते, पी लगाओगे तो फिर के और सी नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि परिदल होता क्या है लास्ट के वीडियो में। जब बाह्य दल और दल दोनों की पहचान नहीं पाते, दोनों ही आइडेंटिफाई नहीं हो पाते, उस कंडीशन में उसे हम क्या कहते हैं, परिदल, और इसे पेरियंथ यानी पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पी ए 10 और जी, इस कंडीशन में ये पी के साथ में ऐसा। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये किसके लिए लागू है, परिदल लग्न के लिए।
और ये किसके लिए है, पुमंग पुंकेसर दल के साथ में तो दल लगन, और इसके साथ में होगा तो ये वाला फॉर्मूला, यानी ये इसके साथ में जुड़े रहेंगे। ए जी के साथ होगा, इसे कहेंगे पूं जाएंगे पुंकेसर। यानी देखो सिंपल सा है, पुंकेसर दल के साथ जुड़ेगा तो ऐसी कंडीशन, पुंकेसर परिदल के साथ जुड़ेगा तो ऐसी कंडीशन, और पुंकेसर जायांग के साथ जुड़े रहेगा तो जायांग और पुंकेसर को ऐसे अटैच करना है। ये चीज़ें आपके जहन में रहनी चाहिए। चलिए तो कुछ और चीज़ें पढ़ते हैं, इसको रफ किए दे रहे हैं एक बार। अब यदि हम बात करें जायांग की, गाइनोसियम जिसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, जी से रिप्रेजेंट करेंगे। उसकी भी देखो कुछ कंडीशन है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ओवरी जो अंडाशय है यदि ऊपर है और बाकी भाग नीचे हैं तो इसको क्या दर्शाएंगे, ये ओवरी सुपीरियर ऐसे दर्शाएंगे। जी के नीचे अंडरलाइन है, इसका मतलब अंडाशय ऊपर है और बाकी भाग नीचे हैं, और अंडाशय नीचे है इसको उल्टा कर देंगे ऐसे। इसका मतलब जी का मतलब अंडाशय है वो अंडाशय नीचे आ गया और बाकी भाग ऊपर, और मध्यवर्ती यदि किसी कंडीशन में कह सकते हैं अर्ध उधोवर्ती, उस कंडीशन में जी के आगे ऐसा लगाएंगे। आ रही बात समझ में। अब देखिए अंडाशय में होते हैं अंडप, अंडाशय में क्या होते हैं, अंडप। इस अंडप के आधार पर यदि केवल एक अंडप है तो एक अंडपी कह सकते हैं ना, दो अंडप हैं तो द्विअंडपी, तीन हैं तो त्रि, और उससे ज्यादा हैं तो फिर बहुअंडपी। वैसे एक अंडपी, द्विअंडपी, फिर बहुअंडपी आता है सीधा, त्रि नहीं आता, लेकिन थ्री लिख सकते हैं यदि तीन हैं तो। अब देखो इसको आप कैसे, एक अंडपी को कैसे दर्शाएंगे, तो सपोज दैट जी और यहाँ पर एक लिखा है, इसका मतलब क्या है, G1 का मतलब क्या है, अंडाशय में एक ही अंडप है। और अब इसका क्या मतलब है कि अंडाशय ऊपर है और उसके अंदर केवल एक ही अंडप है। एक पोजीशन ये हो जाएगी, एक पोजीशन ये हो जाएगी। तीनों का मतलब क्या है, इसमें ओवरी सुपीरियर है, इसमें इन्फीरियर है और इसमें हाफ इन्फीरियर है, अधोवर्ती, ऊर्ध्ववर्ती और अर्ध अधोवर्ती जो कंडीशन है। लेकिन एक एक का मतलब क्या है, तीनों में एक ही अंडप है। अच्छा, इसका मतलब इसमें दो अंडप हैं। अब जब दो अंडप आएंगे तो फिर एक नाम और आएगा युक्तांडपी या वियुक्तांडपी। इसका मतलब क्या है, युक्तांडपी में क्या है, दोनों अंडप जुड़े हुए, दोनों अंडप जुड़े हुए, और इसमें अंडप क्या होंगे, अलग अलग। तो इसका वो पॉइंट कैसे बनेगा, जैसे कि दोनों अंडप जुड़े हुए हैं तो ऐसे, जैसे कि दो अंडप हैं जी, दो अंडप ये लगा दिया तो ये लगा दो, और दोनों अलग अलग हैं तो जी दो। आ रही बात समझ में। ये तो उसके ऊपर है कि नीचे, उसका आधार है, तो जी की अवस्थाएं भी हमें समझ में आ गई। चलिए अब एक कंप्लीट हम फॉर्मूला लिखने का प्रयास करते हैं। मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, Br, ये वाली पोजीशन, ये K4 C4 A6 G2, ये वाली, ये एक पुष्प का सूत्र है। इसे क्या कहते हैं, इसे पुष्प सूत्र कहते हैं। कैसे समझे कि क्या है, देखिए इस सूत्र से क्या फूल का पता लगा सकते हो कि वो फूल कैसा है, वो फ्लोर कैसा है, बिल्कुल लगाया जा सकता है, थोड़ा सा माइंड लगाना है। देखो Br का मतलब पुष्प कैसा है, सहपत्र, मतलब फूल के नीचे जो बाह्य दल है उसके नीचे भी कोई पंखुड़ियां सी होती हैं। इसका मतलब प्लस के चारों ओर राउंड है, इसका मतलब वो त्रिज्या सम्मित है, यानी फ्लावर को कहीं से भी काट लो उसके दो बराबर टुकड़े हो जाएंगे।
त्रिज्या सममित। इसका मतलब क्या है, द्विलिंगी है, यानी उसमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों पाए जाते हैं। आर बात समझ में? इसका मतलब क्या है, ये द्विलिंगी पुष्प है। K4 का मतलब बाह्य दल की संख्या कितनी है, 4, और चारों अलग अलग हैं। C4 का मतलब दल की संख्या 4 है लेकिन चारों आपस में जुड़े हुए हैं। एंड्रोसियम का मतलब, A6 का मतलब पुंकेसर की संख्या 6, 6 अलग अलग हैं। G और ऊपर डैश का मतलब अंडा से नीचे है, बाकी सारे भाग ऊपर चले गए तो ये लगा दिया। अंडा से वे अंडप कितने हैं, 2 हैं, दोनों जुड़े हुए हैं तो कोष्टक आता, दोनों फ्री होते तो कोष्टक नहीं आता। तो अंडाशय में 2 अंडप हैं और दोनों आपस में जुड़े हैं, यानी युक्ता अंडपी। तो इस सूत्र से कैसे पता चला कि फ्लोवर कैसा है, देखिए BR का मतलब सहपत्री, इसका मतलब त्रिज्या सममित, इसका मतलब द्विलिंगी, इसका मतलब बाह्य दल कितने हैं, 4 अलग अलग हैं तो पॉलीसेप्लस कंडीशन, पृथक दली। फिर दल कितने हैं, 4 लेकिन वो संयुक्त हैं, पृथक बाह्य दली नाम लिखेंगे इसका। और इसको क्या लिखेंगे, संयुक्त दली। दल क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं। पुंकेसर कितनी संख्या, 6 हैं। और फिर ये G के लिए क्या लिखोगे, अंडा से क्या है, अधोवर्ती है और द्विअंडपी है और दोनों जुड़े हैं तो युक्तांडपी। तो ये नाम ही तो ये सूत्र है, तो इसे कहते हैं पुष्प सूत्र यानी फ्लोवर फॉर्मूला। इसे क्या कहते हैं, फ्लोवर फॉर्मूला। ये बात आपको याद रखनी है, नोट करो इसे अच्छे से। तो ये हमने एक फ्लोवर फॉर्मूला पढ़ा है, पुष्प सूत्र ऐसा होता है। क्या इसी को हम एक और रूप दे सकते हैं पुष्प चित्र का? तो ये चीज़ें मैं एक बार मिटा रहा हूँ, साथ साथ में नोट करते रहो अच्छे से। अब ये तो पुष्प सूत्र था, अब बात आएगी पुष्प चित्र की। उसे क्या कहेंगे, फ्लोवर डायग्राम। फ्लोवर डायग्राम की हम बात करें, पुष्प चित्र की बात करें तो देखो इसमें भी एक प्रतीक चिन्ह होते हैं। ये जो K है इसको ऐसे लिखना है, जो C है उसे इसे चंदे के आकृति का लिखना है, A जो है उसे ऐसे लिखना है और G को आप सेंटर में ऐसे लिख देंगे। ये जो सहपत्र है इसको भी ऐसा लिखना है लेकिन उसमें ऐसी धारियां बना देनी है। तो क्या आपने ये जो सूत्र लिखा है, क्या इसका चित्र बना सकते हो शॉर्ट में? देखते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं। तो इनका न बनाकर पहले इससे बनता है। K कितने हैं, 4 हैं। ये 2 3 ये लीजिए, ये 4 बन गए। चारों अलग अलग है, जुड़े होते तो ये किनारे अपन ऐसा कर देते, पर ये तो अलग अलग हैं तो इसलिए इनके बीच में थोड़ी थोड़ी जगह रहने दो। फिर C4 हैं, C यहाँ लगा दो ऐसे। ये एक C देखो मैंने ऐसा ही बताया था आपको, 2 3 4 और ये तो चारों आपस में जुड़े हैं तो फिर आप यहाँ ऐसे कर सकते हो या फिर इनके किनारे टच भी कर सकते थे आप। ठीक है, 2 चीज़ें बन गई। फिर A6 हैं तो सेंटर में पहले ये बना दो, ये अंडाशय हो गया। इसमें 2 अंडप हैं तो इसके 2 भाग बना दिए, दोनों जुड़े हुए। द्विअंडपी अंडाशय बन गया। तो अब ये 6 बनाओ, यहाँ 6 कोई जुड़े हुए नहीं हैं तो इनको ऐसे बनाओ, 1 पुंकेसर, 2 3 4
5 6, ये 6 पुंकेसर बन गए ना। अब इसमें देखो 1 2 3 4 के 4 हैं, सी भी कितने हैं 4 आपस में जुड़े हुए, ए 6 और ये द्विअंडपी अंडा से ये लीजिए, इतना आपको इसमें दर्शाना है। और ये भी इसका ऐसा कैसा रहता है, सहपत्र बाहर बनाने हैं तो ये लीजिए बाहर ऐसे सहपत्र बना दो जिसमें से लाइन खींच देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो पुष्प चित्र है और ये पुष्प सूत्र है। तो आप कोई फूल को हाथ में लेकर ये आसानी से बता सकते हो कि उसमें कितने बाह्य दल हैं, कितने दल हैं, कितने पुंकेसर हैं, ये गिन सकते हो ना आप कि वो त्रिज्या सम्मित है कि द्विलिंगी है या नहीं है, पुंकेसर स्त्रीकेसर दोनों है तो फिर ऐसा निशान। तो पुष्प चित्र भी बनाना आना चाहिए आपको और पुष्प सूत्र भी बनाना आना चाहिए, बनाया जा सकता है। अब देखिए यदि सहसंजन वाली बात होती कि आसंजन वाली कि ये इससे जुड़े हुए हैं तो फिर अब ये तो हो गया ना इसी का है, लेकिन क्या ऐसा होता कि पुंकेसर वो दल के साथ जुड़े हुए हैं, दल लग्न होते तो फिर आप इसको ऐसे जोड़ देते, तो ये तो दल हो गया या पुंकेसर इसमें इस प्रकार से जुड़े हुए ऐसा बना सकते थे। तो इस प्रकार से पुष्प सूत्र और पुष्प चित्र आपको बनाना अच्छे से आना चाहिए। नोट करो, 1 2 और एग्जाम्पल लिखो और उसके भी आपको ही बनाने हैं। तो इस प्रकार से पुष्प सूत्र पुष्प चित्र आपको बनाना आ गया, सारी कंडीशन हमने पढ़ी हैं। एक टॉपिक और भी है इसके अंदर जिसका नाम है बीजांडन्यास, प्लेसेंटेशन। तो पहले तो ये देखो कि बीजांड क्या है। तो एक जायांग की स्ट्रक्चर यदि हम देखें तो ऐसा ही था, उसका ऊपर वाला पोर्शन क्या बताया मैंने, वृत्तिकाग्र यानी स्टिग्मा कहते हैं उसको, वृत्तिकाग्र, ये उसकी स्टाइल, इसे क्या कहते हैं वृत्तिका, और ये क्या है उसका अंडाशय यानी ओवरी। मैंने आपको बताया कि अंडाशय में छोटी छोटी संरचना लगी रहती हैं गोलाकार, उन्हीं संरचनाओं को क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं। तो ये बीजांड कैसे लगे हुए हैं, अंडाशय में बीजांड कैसे लगे हुए हैं, बीजांड के लगने के क्रम को हम क्या कहते हैं, बीजांडन्यास। जैसे कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन कैसे लगे हुए हैं, आप उसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हो, 1s2 2s2 2p6 की वो जो फॉर्म में आता है केमिस्ट्री के अंदर। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन के लगने के क्रम को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। पत्तियों पर पर्ण के लगने को पर्ण विन्यास कहते हैं, जो कि अभी पढ़ा था लास्ट वीडियो में 1 2 पहले पर्ण जब पढ़ी थी हमने। तो वैसे ही अंडाशय में बीजांड कैसे लगे हुए हैं, वो आगे पीछे ऊपर नीचे कहाँ कौन सी भित्ति से लगे हुए हैं, उस कंडीशन को बीजांडन्यास कहते हैं। तो परिभाषा लिखो बीजांडन्यास की, अंडाशय में बीजांड के लगने के क्रम को बीजांडन्यास कहते हैं। तो इसको प्रेजेंटेशन कह सकते हैं। तो बीजांडन्यास की परिभाषा आगे समझ में कि अंडाशय में बीजांड कैसे लगे। और मैंने आपको यह भी बताया था कि ये जो अंडाशय है यही आगे जाकर क्या बनाएगा, अंडाशय कन्वर्ट किस में हो जाएगा, फल में, और बीजांड किस में कन्वर्ट हो जाएगा आगे जाकर, बीज में। तो ये जब पूरी चीज़ें पढ़ लेंगे तो इसके बाद में हमारा अगला टॉपिक क्या होगा, फल होगा। फिर हम बीज के बारे में और फल के बारे में पढ़ते हैं। तो अगले वीडियो में हम फल और बीज के बारे में पढ़ेंगे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में या इस पिछले 2-3 वीडियो में हमने पुष्प जो फ्लावर है उसको टोटली हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या पढ़ेंगे, फल के बारे में पढ़ेंगे, फिर बीज के बारे में पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसको लगातार पढ़ते रहिए, अच्छे समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। नीट के क्वेश्चंस की बात करें या कंपटीशन एग्जाम की बात करें तो कई क्वेश्चंस यहाँ से अच्छे तरीके से पुटअप होते हैं। तो रेगुलर बने रहिए, इनको अच्छे से पढ़िए। एंड थैंक्स और बेस्ट ऑफ लक।